प्रश्न ये है कि क्या हमारा युवा सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या हम सही रणनीति अपना रहे हैं? आज इन्हीं सब चीज़ों का जवाब ढूँढने के लिए हम सब एकत्रित हैं। मेरा आज का व्याख्यान मुख्यतः 8 बिंदुओं पर आधारित होगा, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। लक्ष्य, रणनीति, परीक्षा का पैटर्न, भूतकाल यानी डिस्ट्रैक्शन, परिवार, टीचर्स और फ्रेंड्स का महत्व, स्पिरिचुअलिटी, योग, फिजिकल एंड मेंटल। सबसे पहले अगर हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य हम ये नोटिस करते हैं कि 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका लक्ष्य ही तय नहीं होता। जब हम लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हमारी 50% चीज़ें वहीं तय हो जाती है। हम अक्सर क्लासेस में ये नोटिस करते हैं कि क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत कम रहता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में तो सभी स्टूडेंट्स आते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते सारे स्टूडेंट्स आना बंद कर देते हैं। बट अब उनसे रीज़न पूछो तो वो कहते हैं कि हम कोचिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की कोचिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि वो किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि जो इंसान एक ही समय पर सभी चीज़ों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम इतने विद्वान तो हैं नहीं कि हम सभी चीज़ों की एक साथ तैयारी कर लें। तो ये दर्शाता है कि हमारे पास लक्ष्य का अभाव होता है। सभी एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, सभी एग्ज़ाम इसीलिए अलग अलग लिए जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। पर हम वो ना समझकर हम सभी चीज़ों की एक साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने नोटिस किया होगा जो लोग सब चीज़ों की तैयारी करते हैं वो फिर किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही होता है क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं होता है। उन्हें साफ साफ ये नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्हें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हमें ये तय करना चाहिए कि हमारा जीवन में लक्ष्य क्या है। और हम ये तय कैसे करेंगे कि हमारा जीवन में लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहले हमें अपनी रुचि जाननी होगी कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। उस अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लक्ष्य प्रिपेयर करना चाहिए। बिना लक्ष्य के तैयारी करना उस तरीके की बात होगी जैसे कि बिना पतवार के नाव में सफ़र करना होता है। तो लक्ष्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लक्ष्य तय करने के बाद ही हम वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तय करते हैं। दूसरा पॉइंट है रणनीति। जिस तरीके से किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए रणनीति जरूरी होती है, वैसे ही परीक्षा को पास करने के लिए भी रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति के अंदर मुख्यतः 3 बिंदु आते हैं: योजना यानी कि प्लानिंग, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और तीसरा है निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि क्या वो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं? क्या वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं? अगर हम बिना प्लानिंग की तैयारी करते हैं तो हम अस्त व्यस्त तरीके से तैयारी करते हैं। जब हम अस्त व्यस्त तरीके से तैयारी करते हैं तो हमारे पास हमारा माइंड भी उतना ही डिस्टर्ब रहता है और इतना व्यस्त रहता है कि हमें खुद नहीं समझ आता है कि हम किस डायरेक्शन में तैयारी करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले प्लानिंग करें, प्रॉपर मैनेजमेंट करें, उसके बाद हम सही दिशा में मेहनत करें। क्योंकि मेहनत सभी लोग कर रहे होते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो भी मेहनत कर रहे होते हैं और जिनका होता है वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। बस बात ये होती है कि क्या हम सही दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करके काम करें। क्योंकि जब हम प्लानिंग से काम करते हैं तो हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और कंफ्यूजन जो होता है वो कम होता है। सेकेंड पॉइंट है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है। बट फिलहाल के लिए समय प्रबंधन से रिलेटेड ये है कि आज जो हमारी जनरेशन है वो टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बना लेती है। इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेती है कि 6:15 पर ये काम होना होगा। पर एग्जैक्टली प्रैक्टिकल अगर हम अप्रोच देखें तो टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि आकस्मिक होते हैं और वो ज़रूरी भी होते हैं और हमें करने भी पड़ते हैं। इसलिए टाइम टेबल सबसे लचीला होना चाहिए कि उसमें कोई भी चेंजेस हो वो हम कभी भी कर सकते हैं। और उस पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि उसको हम सिर्फ बनाकर, क्योंकि 60% स्टूडेंट यही करते हैं, उसको बनाकर अलमारी में लगाते हैं, दीवार पे लगाते हैं और उसे कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो टाइम टेबल हमेशा लचीला होना चाहिए जिसमें आप कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कोई भी अगर अचानक कोई कार्य आ जाता है तो उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें
उनमें से हमें क्या नहीं करना है, कहाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तभी तो पता चलेगा ना जब हमारे पास ये लिस्ट होगी कि हम अपना टाइम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें। तीसरी चीज़ होती है निरंतरता। अगर आपने 8 घंटे पढ़ भी लिया और अगर कल आप 2 घंटे पढ़ रहे हो या फिर परसों आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो उस 8 घंटे का भी कोई मतलब नहीं है। भले ही आप डेली कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली पढ़ने से ब्रेन में भी कंटिन्यूटी रहती है और जो चीज़ें होती हैं वो आपको जल्दी याद होती हैं। उसके बाद होता है परीक्षा का पैटर्न। एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, मतलब जब मैं भी तैयारी करती थी और हम सब साथ में तैयारी करते हैं, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हम सब कोचिंग पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें सिलेबस भी नहीं पता होता। बहुत कम लोग होते हैं, CS एंड नेट क्लियर सबका हो जाता है, जो लोग तैयारी करते हैं सबका क्लियर हो जाता है। उनमें से बहुत सारे लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होता है। बस जिस कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया, जिस कोचिंग में जो पढ़ाया बस वो पढ़ लिया। मतलब मैं यहाँ किसी भी कोचिंग का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, उसका PDF आपके पास हमेशा होना चाहिए कि एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या पूछ रखा है। मतलब सिलेबस इतना आत्मसात आप दिमाग में होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो उस कंटेंट को कितना डीप में पढ़ना है और कितना सुपरफिशियल पढ़ना है। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग सिर्फ हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए होती है। हम कभी भी उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हम कम्प्लीटली उस पर डिपेंड हो जाए और अपना ही पोटेंशियल खो दें। तीसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम पैटर्न। हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक पैटर्न होता है, तो ज़रूरी है जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत कम तवज्जो देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो भी प्रीवियस मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बेटर होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो हमको उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में हेल्प करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो PYQs हम सॉल्व करें और एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। उसके बाद आता है कंटेंट। आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में और जहाँ पे इंटरनेट
हमें इतना भी पेशेंस नहीं होता है कि हम पीडीएफ डाउनलोड करते करते कब स्टेटस पे पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और स्टेटस देख लेते हैं, फिर हम अपनी लाइफ 2 मिनट में कंपेयर कर लेते हैं कि वो तो वहाँ घूमने गया है, वो तो वहाँ घूमने गई है, इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। और फिर हम 2 मिनट में दुखी भी हो जाते हैं। और उस दुख को कम करने के लिए हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते हमें पता नहीं चलता है 1 घंटा निकल जाता है, और फिर हम थक जाते हैं, इसलिए हम मोबाइल बंद कर देते हैं। और वापस रिफ्रेश होने के लिए भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं। मतलब रिफ्रेश होने के लिए भी हम ऐसा नहीं 5 मिनट बाहर घूमने जाते हैं, उसके लिए भी हमें वापस मोबाइल ही चाहिए होता है। पर वो पीडीएफ जो हमने डाउनलोड करी थी ना, वो वापस खुलती नहीं है, एटलीस्ट उस दिन तो नहीं खुलती है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सोशल मीडिया जो है हमें कंपैरिजन सिखाती है। हम स्टेटस पर या स्टोरी पर देखकर दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। बट यकीन मानिए जो स्टेटस पे या जो स्टोरी पे दिखाया जाता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। सबकी लाइफ में सुख और दुख दोनों होते हैं। आपने कितने ऐसे स्टेटस या कितनी ऐसी स्टोरी देखी है जिसपे लोग अपना आपसी तनाव, अपने घर के झगड़े और ये सारी चीज़ें भी दिखाते हैं, क्योंकि होते सबके जीवन में, बट दिखाया वही जाता है जो सिर्फ अच्छा होता है, और हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया से कंपैरिजन बढ़ता है, तो यही है कि हमें अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि हमने जो भी टूल है वो किस लिए खोला था। उसके बाद है कि सोशल मीडिया हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। अब अभी हमारी जो एज है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स को वो जितनी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं वो उन्हें उतनी स्किल्स एक्वायर करना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को क्लीनिंग आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए। तो ये वो एज है जब हम सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर हटकर जितनी ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा स्किल्स हमें एक्वायर करनी चाहिए। इसके अलावा हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको गलत तरीके से ना यूज़ करके हमें इसे सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है पीयर प्रेशर। ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। हमारा पीयर ग्रुप क्या है? पीयर ग्रुप का मतलब होता है मित्रों का समूह, जिस समूह के साथ हम रहते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर किसी समूह में एक स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहा होता है तो पूरा का पूरा समूह पटवारी की तैयारी करने लग जाता है। उस समूह में अगर कोई आरएस बनने की कैपेबिलिटी भी रखता है ना, तो भी वो कभी आरएस बनने के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी पटवारी की कर लेता हूँ। कहीं नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो पीयर ग्रुप में आके नीट की तैयारी करने लग जाते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है उसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मित्रों का चुनाव कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है। यहाँ पे पीयर ग्रुप को स्पेशली मेंशन करने का रीज़न ये है कि पीयर ग्रुप से आप चीज़ें सीख सकते हो, बट अपने डिसीजन हमें खुद लेने चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने चाहिए, ना कि किसी और के दबाव में आकर या फिर किसी और की सलाह मानकर। आप जितने लोगों से पूछना चाहें आप उतने लोगों से पूछिए, कंसल्ट कीजिए, ओपिनियन लीजिए, अपने से बड़ों का ओपिनियन लीजिए, अपने फ्रेंड्स का ओपिनियन लीजिए, बट अपने फैसले आप स्वयं लीजिए, और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी स्वयं लीजिए, क्योंकि फैसले लेना आसान होता है, उनकी जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है। जितना आप ताकत फैसले लेने की रखते हैं उतना ही उनकी जिम्मेदारी लेने की रखते हैं। उसके बाद होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि हमारी जनरेशन का तो बहुत ही फेवरेट रूल है कि हर चीज़ को, हर काम को टालने की आदत है, क्योंकि हम अपने मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पर यकीन मानिए स्टूडेंट लाइफ में वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपका मन आपको सामने से बोलेगा कि आज हम पढ़ाई करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन की बात ना माने, और एटलीस्ट अपने गोल्स को और अपने ड्रीम्स के बीच में अपने मन को ना आने दें। आपका मन चाहे कितना भी कर रहा हो कि आज हम नहीं पढ़ना है, आज ये नहीं करना है, बट ये हमेशा याद रखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स हमेशा पढ़ रहे होते हैं, और वो पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को साइड में रखकर अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स का क्या रोल होता है किसी की सक्सेस में, ये शायद आप लोगों को आज ना समझ आए, पर आज के 5 या 6 साल बाद में आपको ज़रूर समझ आएगा। जब हम तैयारी करते हैं
टीचर्स आपके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि टीचर्स के पास ना वो शक्ति होती है कि वो आपके अंदर के छुपे पोटेंशियल को पहचान जाते हैं। उस पोटेंशियल को आप कभी खुद नहीं देख पाते। आपको खुद कभी विश्वास नहीं होता कि क्या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, पर टीचर्स को आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखाई देता है और यकीन मानिए वो आपको हमेशा प्रोत्साहित भी करते हैं। वो आपके पोटेंशियल को पहचानते भी हैं, उसे निखारते भी हैं और आपको पुश भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप वो कर सकते हो। तो अपने टीचर्स की बात हमेशा माननी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। उसके बाद आपके फ्रेंड्स का रोल होता है। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। फ्रेंड्स आपको, अगर आपके सही फ्रेंड्स हैं तो आप बहुत लकी हो और आपके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला रहता है। बट अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपका जीवन अंधकार में चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। फ्रेंड सर्कल सिर्फ इंजॉय करने तक लिमिटेड नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंजॉय करना लाइफ का एक पार्ट होता ज़रूर है, बट इसके अलावा भी फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप परिवार के साथ साझा नहीं कर सकते बट फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो ज़रूरी है अगर आपके सही फ्रेंड्स होते हैं तो वो आप जो बात डिस्कस करते हो ना, उनका एज ग्रुप भी वही होता है जो हमारा एज ग्रुप होता है। बट आप सही फ्रेंड्स के साथ होते हो तो वो कभी आपको गलत राह पे मोटिवेट नहीं करते, वो आपको हमेशा रोकते भी हैं, आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट अगर आपकी संगति गलत होती है तो वो नहीं चाहने की तो बात नहीं है, उनका भी उतना ही माइंड जो मेकअप होता है वो भी उनका उतना ही इमेचर होता है जितना कि हमारा होता है। तो वो हमको सही राह नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, और जब हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है तो यकीन मानिए कि फ्रेंड्स ऐसे पिलर्स होते हैं आपकी लाइफ के जो कभी आपको गिरने नहीं देते। आप 2 बजे भी कॉल कर रहे थे तो वो 2 बजे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे जीवन में बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक आपको विदिता मैम है, जिन्होंने टाइम पर अपने फ्रेंड होने का हर कर्तव्य निभाया है। तो फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी फैमिली और आपके टीचर्स के जितना ही इंपॉर्टेंट रोल आपके फ्रेंड्स का होता है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। इसको ना सिर्फ पूजा पाठ से जोड़कर, अपितु पूजा पाठ के साथ साथ इस चीज़ से भी जोड़िए कि हमें आत्मचिंतन और कर्तव्य बोध का एहसास हो। आजकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो हमारा पूजा पाठ होता है इन सबसे थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। उनको ये सारी चीज़ें ओल्ड फैशन लगती हैं। बट यकीन मानिए जब आप शाम की आरती में सम्मिलित होते हैं तो वो जो ढोल और वो जो नगाड़े की आवाज़ होती है ना, वो आपको जो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, वो जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो अपने आप में बहुत ऊर्जावान होती है। और जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन में एक विश्वास रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है कि आप कर सकते हो। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको जो भी आपके आराध्य देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन और योगा का रोल हमें अभी नहीं समझ आता है, पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम वर्ष भर जो है पूरी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझते हैं, बट हम कभी भी उन 3 घंटों की तैयारी नहीं करते कि उन 3 घंटों में होने वाले एग्ज़ाम स्ट्रेस को हमें कैसे फेस करना है, वहाँ जो एंग्जाइटी होगी उसको कैसे फेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सब कुछ आता है, बट उन 3 घंटों में उन सब सारी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को वहाँ मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और उनका पेपर या तो छूट जाता है या बिगड़ जाता है। तो योग और मेडिटेशन का रोल हमें यहाँ समझ आता है कि जब हम डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा हमें योग या मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो और उन 3 घंटों को हम मैनेज कर सकें, एग्ज़ाम और एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। इसके अलावा फिज़िकल वर्कआउट का भी उतना ही रोल होता है जितना कि योगा और मेडिटेशन का होता है, क्योंकि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो दिनचर्या होती है या जो हमारा टाइम टेबल होता है उसके अंदर फिजिकल वर्कआउट का भी इंक्लूडेड होना चाहिए। सबसे आखिरी
चिंगारी माँ तक प्रोवाइड करता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। कितना भी मोटिवेशन आप किसी यूट्यूब स्पीकर से ले लो, मोटिवेशन स्पीकर से ले लो, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और बार बार आपको कोई मोटिवेट करने के लिए आएगा भी नहीं। तो मोटिवेशन ना ढूंढ कर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अगर आपने तय किया है कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है। कोई रीज़न हो सकता है कि आज आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो कल जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है उसके साथ आज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं हैं, तो आप किसी के साथ भी ईमानदार नहीं रह सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रहिए। अभी जो हम मन के भरोसे काम करते हैं ना, कि मन किया तो कर लेते हैं, मन किया तो नहीं करते हैं, इससे काम तो हो जाता है। डेडलाइन से पहले पहले हम सब अपना काम करके दे देते हैं, बट यकीन मानिए उस काम को आप कितने अच्छे से कर सकते हैं ये आपको भी पता होता है। आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उस काम को करने के लिए ये आपको भी पता होती है। पर जब हम डेडलाइन पर काम करके देते हैं, एक तो हमारे माइंड की जो सीक्वेंस है वो टूटती है, उसके अलावा हम उस काम को जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी स्किल्स जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारा डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन से हम अगर काम करते हैं ना, तो उसके बाद हमें ना किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आपने तय कर लिया कि आज आपको ये काम करना है, इस टाइम पर करना है, इस तरीके से करना है, तो उसके बाद आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी फौज जो होती है ना, बीइंग अ फौजी डॉटर, मेरे फादर फौज में है, फौज से रिटायर्ड है, तो बीइंग अ फौजी डॉटर मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी है कि फौज हमेशा इस रूल पर चलती है कि इस काम को करना है तो करना है, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। सुबह 5 बजे अगर पीटी होनी है तो होनी है, चाहे बारिश हो रही हो चाहे धूप आ रही हो, कोई सी भी कंडीशन में फौज का कोई भी काम नहीं होता। अगर हम उसका 5% अपनी लाइफ में अगर इन्वॉल्व करते हैं, हमें इतना स्ट्रिक्ट तो रहना ही नहीं ना जितना फौज में रहते हैं, अगर हम उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी लाइफ में अगर इनकलकेट करते हैं कि अगर हमें जो काम करना है वो करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार तो हम हो ही सकते हैं, तो भी हमारा काम